जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। और ये टॉप 15 क्वेश्चन टोटली पीवाईक्यू होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेज, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हो या पढ़ने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री हो वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिंकू, पुनीत और स्वीटी के पास 7:6:9 के अनुपात में गेंदें हैं। यदि स्वीटी रिंकू को 15 गेंदें दे देती है तो रिंकू, पुनीत और स्वीटी की गेंदों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:3:3 है। तो रिंकू के पास प्रारंभिक गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रिंकू के पास हमें प्रारंभ में कितनी गेंदें थी वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये तीन व्यक्ति हैं, पहला है रिंकू, दूसरा है पुनीत और तीसरा कौन है? तीसरी है स्वीटी। तो इनके पास प्रारंभ में गेंदों की संख्या का अनुपात कितना था? इनके पास प्रारंभ में गेंदों की संख्या का अनुपात था 7:6:9। कितना था? 7:6:9 था। फिर क्या होता है, स्वीटी रिंकू को 15 गेंदें दे देती है, तो उनका जो अनुपात है कितना हो जाता है गेंदों का? वो हो जाता है 5 अनुपात कितना हो जाता है? 5 अनुपात, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 5:3:3 हो जाता है। कितना? 5:3:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:3:3 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जो पुनीत है, पुनीत के पास प्रारंभ में कितनी यूनिट गेंदें थी? तो उसके पास 6 यूनिट गेंदें थी। कितनी थी? 6 यूनिट गेंदें थी। अब उसके पास कितनी यूनिट हैं? तो आपके पास 3 यूनिट गेंदें हैं पुनीत के पास। तो ना तो पुनीत ने किसी के लिए गेंदें दी हैं, ना ही उस पुनीत ने किसी से गेंदें ली हैं। तो प्रारंभ में जितनी यूनिट उसके पास गेंदें थी, अब भी उसके पास उतनी ही गेंदें होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे पुनीत के पास जो संख्या, जो गेंदें हैं, उसके प्रारंभिक गेंदों की संख्या के बराबर आ जाएगी। यानी कि प्रारंभ में उसके पास 6 यूनिट गेंदें थी, तो अब भी उसके पास 6 यूनिट गेंदें होनी चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 10:6:6 क्या आ जाएगा? 10:6:6 आ जाएगा। तो अब इसको हटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 10:6:6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पुनीत के पास प्रारंभ में 6 यूनिट गेंदें थी, तो अब भी उसके पास 6 यूनिट गेंदें हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वीटी के पास प्रारंभ में कितनी यूनिट गेंदें थी? तो स्वीटी के पास प्रारंभ में 9 यूनिट गेंदें थी। तो अब उसके पास कितनी यूनिट गेंदें बची? अब उसके पास बची 6 यूनिट गेंदें। कितनी बची? 6 यूनिट गेंदें बची। और क्यों बची? क्योंकि उसने क्या किया था, 15 गेंदें रिंकू को दे दी थी। कितनी गेंदें रिंकू को दे दी थी? 15 गेंदें रिंकू को दे दी थी। तो उसके पास कितनी यूनिट की कमी हो गई? उसके पास 3 यूनिट की कमी हो गई। कितनी यूनिट की? 3 यूनिट की कमी हो गई। और वो कितनी गेंदों के बराबर है? 15 गेंदों के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गेंदों के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5 गेंदों के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है रिंकू के पास प्रारंभिक गेंदों की संख्या। तो रिंकू के पास प्रारंभिक गेंदों की संख्या कितनी थी? 7 यूनिट थी। तो 7 का मल्टीपल क्या, यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 गेंदें। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 गेंदें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, 102 किग्रा मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:1 है। इस मिश्र धातु में तांबे और जस्ते के अनुपात को 70:5 बनाने के लिए उसमें कितना जस्ता मिलाया जाना चाहिए? उसमें कितना जस्ता मिलाया जाना चाहिए? तो हमें दे रखा है प्रारंभ में तांबा, कॉपर और जिंक का अनुपात कितना दे रखा है? कॉपर और जिंक का अनुपात हमें दे रखा है। तांबा जस्ता का अनुपात कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। कितना? 5:1 दे रखा है। तो हमें क्या, अब क्या करना है, हमें इसमें कितना जस्ता मिलाएं, इसमें कितनी जिंक मिलाएं कि यह अनुपात कितना हो जाए, कि यह अनुपात 70:5 हो जाए। कितना हो जाए? 70:5 हो जाए। तो हम इसमें क्या मिला रहे हैं? हम इसमें मिला रहे हैं जिंक या जस्ता। हम इसमें क्या मिला रहे हैं? हम इसमें मिला रहे हैं जिंक या जस्ता। लेकिन कॉपर से तो हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कॉपर से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो प्रारंभ में जितनी कॉपर की संख्या थी अंत में भी कॉपर की उतनी ही संख्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जितना कॉपर था अंत में भी उतना ही कॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रारंभ में 5 यूनिट कॉपर था, अंत में कितना हो गया? 17 यूनिट कॉपर हो गया। तो हमें इनकी संख्या को बराबर करने के लिए ऊपर के रेशियो में 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे की रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? नीचे की रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा? 17×5 = 85, ये क्या हो जाएगा? 85, और 17 से एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो अब ऊपर को हटा लेंगे, इस ऊपर के को हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा
85:17। तो यहाँ पे नीचे से नीचे वाले रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 पंजे 85, कितना आ गया 85:25, कितना आ गया 85:25, ये आ जाएगा 85:25। अब इसको भी हटा लेंगे तो ये क्या आ गया, ये प्रारंभ में हो गया, ये अंत में हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रारंभ में कितनी मिश्र धातु थी, तो प्रारंभ में मिश्र धातु थी 102 किग्रा, कितनी थी 102 किग्रा। तो ये कितनी यूनिट हो गया, तो ये भी 102 यूनिट हो गया। 102 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 102 किग्रा हो जाएगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 किग्रा हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 किग्रा आ गई। तो हमसे पूछा है कितना जस्ता मिलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे कितना जस्ता मिलाया है इस रेशियो को 17:5 करने के लिए, तो कितना जस्ता मिलाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 यूनिट जस्ता मिलाया, कितना 8 यूनिट जस्ता मिलाया है। तो किसके बराबर हो जाएगा 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 किग्रा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन। यदि आपने 2025 का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम दिया होगा तो आप देख पाओगे कि कुछ इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी एग्जाम है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट सामग्री है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए थे, तो इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स की आय बाई की आय से 50/7% कम है। तो एक्स की आय बाई की आय से 50/7% कम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, इसको हटा लेंगे अभी साइड में, ये है एक्स और ये क्या है बाई, ये है बाई। तो ये क्या है 50/7% कम है। 50/7% का मतलब क्या हो जाएगा 50/7% को हटाने के लिए कितना होता है 1/100, नीचे क्या आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 100, 50 से 2 बार तो कितना आ जाएगा 1/14, 1/14 हो जाएगा। तो यानी कि एक्स की आय बाई की आय से, बाई की आय से यानी कि बाई की आय यदि 14 है, बाई की आय यदि 14 है तो एक्स की आय कितनी है 14 से 1 कम है, यानी कि 13 यूनिट है। कितनी है 13 यूनिट है। तो अब इसको हटा लेंगे, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स रेशियो बाई कितना आ गया 13 यूनिट 14। तो अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है और जेड की आय एक्स और बाई की एकत्रित आय से 100/9 9% अधिक है। कितना अधिक है 100/9% अधिक है। किसकी आय जेड की आय एक्स प्लस वाई की एकत्रित आय से। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये क्या दे रखा है एक्स प्लस आई की एकत्रित आय से जो जेड की आय है वो कितनी अधिक है 100/9% अधिक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जेड, एक्स प्लस वाई रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा जेड। तो 100/9% क्या होता है 1/9। तो यहाँ पे लिख बता देता हूँ 100/9% को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/9, यानी कि कितना अधिक है। तो जो जेड है जेड क्या है एक्स प्लस वाई की आय से कितना अधिक है 1/9, 1/9 अधिक है, यानी कि 9 पर 1 अधिक है। तो यानी कि एक्स प्लस वाई की आय यदि 9 है तो जेड की आय कितनी है, तो जेड की आय है 10। तो जेड की आय कितनी हो जाएगी 10। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे आप ये इस पहले समीकरण को देखना, ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई कितना कितना आ जाएगा, कितनी यूनिट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 यूनिट। कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा 27 यूनिट। कितना आ गया, तो ये आ गया 27 यूनिट। एक्स प्लस वाई कितना आ गया 27 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना है 9 यूनिट है। तो यदि मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे यदि मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना है 27 है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई कितना आ गया 27 आ गया। तो ये यदि एक्स प्लस वाई 27 है तो बाई जेड कितना है जेड है 30, जेड हो जाएगा 30 यूनिट। तो अब हमसे पूछा है बाई की आय, बाई की आय कितनी है, बाई की आय है 14 यूनिट, बाई की आय कितनी है 14 यूनिट है। बाई की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत कम है, और जेड की आय कितनी है, जेड की आय है 30 यूनिट। जेड की आय कितनी है, जेड की आय 30 यूनिट। तो हमसे पूछा है बाई की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, तो ये हो जाएगी 16 यूनिट कम है। कितनी कम है 16 यूनिट कम है। किससे जेड से, तो जेड की यूनिट जेड की आय कितनी है 30 यूनिट, इनटू में परसेंट में लाने के लिए 100, तो 0 से 0 कट चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 160/3। 160/3 कितना होता है, तो भाग देंगे 160 में 3 का, तो 150 में तो पूरा 50 बार चला जाएगा और 3 बार कितना हो जाएगा 53, 53/1/3%। कितना आ जाएगा 53 सही 1/3% आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में अब पूछे जाते हैं, तो बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस,
यानी कि 36 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, n वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। किसके, n वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n/36। किसके बराबर आ जाएगा, n/36 के बराबर आ जाएगा। तो क्या ये क्या आ गया, n/36 आ गया, n/36 आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि लाभ कितना है 20% है, तो लाभ कितना है 20%। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%। 20% क्या है प्रॉफिट, तो 20% का मतलब क्या होता है, यदि इसके नीचे 100 लगा लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 हो गया, यानी कि 5 पर 1 का लाभ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6/5, यानी कि कोई वस्तु 5 यूनिट में कोई वस्तु खरीदी है तो 6 यूनिट में कोई वस्तु बेची है, कितने में, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6 यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये आ गया 6/5। सेलिंग प्राइस कितना है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 36 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 6 यूनिट। तो कितना हो गया, ये 6 गुना हो गया, कितना 6 गुना हो गया। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो भी 6 गुना हो जाएगा। तो 6×5 कितना होता है 30। तो जो 30 रुपये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, राज किसी कार्य को पूर्ण करने में सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना समय लेता है। यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक है राज और कौन है, एक है सुजय, एक कौन है, एक है सुजय और कौन है, एक है रौनक, एक कौन है, एक है रौनक। तो वे राज क्या करता है, सुजय से जो कार्य करने में कितना समय लेता है, 2 गुना समय लेता है और रौनक से 3 गुना समय लेता है। तो मैं मानता हूँ 6 दिन का समय लेता है। कौन, राज 6 दिन का समय लेता है किसी कार्य को पूरा करने में। और सुजय फिर कितने दिन लेगा, तो सुजय लेगा 3 दिन का समय। सुजय कितने दिन का समय लेगा, 3 दिन का समय, क्योंकि जो राज है वो कितने गुना समय लेता है, 2 गुना समय लेता है। और जो रौनक है वो कितना समय लेगा, फिर रौनक लेगा 2 दिन का समय। कितने दिन का समय लेगा, 2 दिन का समय लेगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, इन जो राज है उसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, सुजय की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और रौनक की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो जो कुल कार्य है वह 6 है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 1 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 1 दिन में पूरा कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर अब 6 है, यदि समीकरण x² - px + 6 का एक मूल 2 है और द्विघात समीकरण x² + 2px + q बराबर 0 के मूल समान है तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें q का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हमें दे रखा है एक समीकरण। तो आपको पता होगी जो द्विघात समीकरण होता है उसके 2 मूल होते हैं, पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x² - px + 6 बराबर 0। तो एक मूल हमें दे रखा है 2। तो मैं मान लेता हूँ अल्फा बराबर हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो आपको पता होगी मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है c/a। तो मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a, अचर पद अपॉन x² का गुणांक इसके बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, c क्या है 6, c क्या है 6, ए क्या है, जो ए है वो होता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है 1 है, तो नीचे आ जाएगा 1। यदि अल्फा की जगह मैं 2 लिख लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 बीटा बराबर 6। तो 2 से इसको काट लेंगे 6 से, तो बीटा क्या आ जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा 3। बीटा क्या आ गया, बीटा बराबर 3 आ गया और अल्फा बराबर कितना दिया रखा था 2 दे रखा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब लगाएंगे मूलों का योग। तो मूलों को योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b/a। तो अल्फा कितना दे रखा था, अल्फा दे रखा था 2 और बीटा हमने कितना निकाला था 3 निकाला था। तो 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो ये आ जाएगा माइनस, और बी कितना है -p, बी कितना है -p अपॉन में ए कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 5। पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 5। तो इसका पी का मान हम दूसरे समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पे अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण x² + 2, यदि पी की जगह में 5 लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x। ये क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा प्लस q बराबर 0। हमें क्या दे रखा है, इसके मूल समान है। मूल समान का मतलब अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर बीटा है। अल्फा बराबर बीटा है। तो मूलों का योग निकाल लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और आपको पता होगी दोनों मूल समान है, यानी कि अल्फा को हम बीटा भी लिख सकते हैं और बीटा को अल्फा भी लिख सकते हैं।
तो अब इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 अल्फा या 2 बीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अल्फा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, माइनस की माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 10। तो यहाँ पे इसको ये कहाँ चला गया, तो ये आ जाएगा माइनस के 10। ये कितना आ गया, माइनस के 10 अपॉन ए का मान कितना है 1। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा या बीटा दोनों मूल समान है, तो एक इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो हमसे पूछा है क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू का मान ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा मूलों का गुणनफल। तो अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना है, तो सी है इसमें क्यू, सी क्या है, सी है अचर पद कितना है, क्यू अपॉन में ए कितना है, 1 है। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा और बीटा इसमें दोनों समान है, तो इनकी वैल्यू कितनी है, -5। तो ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 बराबर क्या आ जाएगा, क्यू। बराबर आ गया क्यू। तो -5 इंटू -5 कितना आ जाएगा, 25। तो क्यू का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई 25। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC समांतर है किसके, AD के, और AC बराबर है CD के। यदि कोण ABC बराबर 98 डिग्री और BAC बराबर 32 डिग्री है तो कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ACD का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक समलंब चतुर्भुज। ये क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो इनका नाम दे लेते हैं ABCD हो जाएगा। और इसमें क्या है, जो AD है वो किसके समांतर हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगी किसके, BC के। AD समांतर हो जाएगी BC के। और हमें दे रखा है AC किसके बराबर है, AC बराबर है CD के। तो ये यहाँ से इसको मिला लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, AC बराबर किसकी हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी। AC बराबर CD हो गई। तो हमें दे रखा है कोण ABC कितना है, 98 डिग्री है। कोण ABC कितना है, 98 डिग्री। ये हो जाएगा कोण ABC कितना, 98 डिग्री। 98 डिग्री हो जाएगा कोण ABC। और कोण BAC कितना है, 32 डिग्री। कोण BAC कितना है, 32 डिग्री। तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। तो आपको पता होगी जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमसे कौन सा कोण पूछा है, हमसे पूछा है कोण हमसे पूछा है कोण ACD कौन सा हो जाएगा, ACD। तो ये कोण हमसे पूछा है, मैं मान लेता हूँ ये कोण हो जाएगा x, ये कोण हो जाएगा x। अब इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता होगी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना आ जाएगा, तो ये कोण आ जाएगा 32 और 98 कितने हो गए, 32 और 98 हो गए 130। तो ये कोण कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो त्रिभुज ए बी और सी, इनके तीनों का अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण ACB कितना आ गया, ACB कोण आ गया 50 डिग्री। और ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं। ये क्या है, समांतर भुजाएं। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक एकांतर कोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या बन गए, एकांतर कोण बन गया। ये क्या बन गए, एकांतर कोण। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, तो ये कोण भी हो जाएगा 50 डिग्री। ये कोण भी कितना हो गया, तो ये कोण भी हो गया 50 डिग्री। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो ये कौन सा कोण बन जाएगा, जब दो भुजाएं समांतर होती है उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके मध्य कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है। वो तो एकांतर कोण से ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। और आपने एक फिर में और पढ़ी होगी, दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो बराबर भुजाएं हो जाएंगी कोण, दो बराबर भुजाएं हो जाएंगी AC और CD दो बराबर भुजाएं हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि भुजा CD के सामने 50 डिग्री का कोण है तो भुजा AC के सामने का कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री का हुआ। तो ये कोण भी 50 डिग्री का हो जाएगा। तो बचा कौन सा कोण, कोण X। तो कोण X से बराबर हो जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को 180। तो ये 50 100 हो गया। तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेंगे। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो गति होती है वो कौन सी होती है, सापेक्ष चाल होती है। और विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी गति क्या होगी, जुड़ेगी। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो उनकी दूरी कितनी आ जाएगी, उनकी दूरी आ जाएगी 132 प्लस 108, ये कितने हो जाएंगे 140 और 240। दूरी कितनी आ गई 240 मीटर अपॉन में समय बराबर दूरी बटे 4, चाल कितनी आ जाएगी, ये गति जुड़ जाएगी 40 और
32 कितने हो गए 72। ये किस में आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। और आपको पता होगी किलोमीटर पर आवर से जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। 5 नीचे आ जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा। तो 12 से काट लेते हैं, 12 से 72 को काटेंगे तो कितनी बार ये जाएगा 6 बार। और 12 से 24 को काटेंगे तो कितनी 2 बार, यहाँ पे आ जाएगी 20। 6 से 18 को काटेंगे 3 बार, तो 5 से 20 को काटेंगे 4 बार। तो कितना समय लगेगा 4 3 12, 12 सेकंड का समय लगेगा। कितना 12 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब 9 हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्र, एक समचतुर्भुज का एरिया कितना दे रखा है, एक समचतुर्भुज का एरिया दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एक समचतुर्भुज का एरिया दे रखा है। और इसका एक विकर्ण भी दे रखा है, कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इसका एक विकर्ण दे रखा है। तो आपको पता होगी जो समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये किसके बराबर होता है, इसके जो समचतुर्भुज का एरिया होता है उसके बराबर होता है। तो 1/2 d1 कितना है, तो d1 है 16 सेंटीमीटर, d2 हम ज्ञात करेंगे अभी। ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा। एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 240 के। तो 2 से ये 16 कितनी बार 8 बार, और 8 से ये 24 है कितनी बार 3 बार, तो ये 30 के बराबर आ जाएगा। तो d2 कितना आ गया, d2 आ गया 30 सेंटीमीटर। d2 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया d2। अब पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं जैसे कि ये सही ढंग से समझ में आ जाए। तो अब हमें दे रखा है, अब हमसे पूछा समचतुर्भुज का परिमाप निकालने की हमें इसकी भुजा की आवश्यकता होगी। तो आपने एक प्रमेय और पढ़ी होगी, कौन सी प्रमेय, आपने इस जो समचतुर्भुज है उससे संबंधित एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला कौन सा होता है, d1/2 का होल स्क्वायर, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, d2/2 का होल स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर, बराबर भुजा स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो अब निकाल लेते हैं। पहला जो विकर्ण है d1 d2 क्या है, विकर्ण पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण है d1 d2। तो 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 16/2। 16/2 कितना होता है 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, ये हो जाएगा 64 प्लस d2 कितना आया था, d2 आया था 30। 30 में 2 का भाग देंगे, यहाँ पे d2 की जगह 2 रखेंगे, सॉरी d2 की जगह यदि 30 धरेंगे और 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 15 आ जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 15 का वर्ग 225 बराबर a2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। तो 64 और 225 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 9, और ये कितने हो जाएंगे 6 और 2 8, ये हो जाएंगे 289। कितने 289, ये किसके बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 17 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 17 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि 289 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 17 का वर्ग होता है 289। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ये क्या किसके बराबर होता है समचतुर्भुज के परिमाप के, किसके समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4 गुणा 17। 4 गुणा 17 किसके बराबर होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 68 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना आ गया 68 सेंटीमीटर आ गया। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। अब की बार, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी तक मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन कराए थे, 9 के 9 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। सीधे की सीधे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।